नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 10th क्लास फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए स्पेशल आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी में एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख कर एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम स्पेशल है और ये एग्जाम स्पेशल का हर क्वेश्चन हमारा एग्जाम में टकरा जाता है, वो भी फाइनल परीक्षा में। मैं आपको हिंदी में 100 क्वेश्चन बताता हूं तो 65 बहुत पूछ देता है, संस्कृत में 100 बताता हूं तो 70 पूछ देता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ना आप लोगों को रिकॉर्डिंग वीडियो ना 10-10 मिनट का 20-20 मिनट का हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो आपको बना बना कर दूंगा और आप उसे अच्छे तरीके से ना कॉपी में लिख लिख कर एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो क्वेश्चन आपको बायोलॉजी का मिलेगा और एक दो केमिस्ट्री का, बाकी पूरा आपको फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभार 5 नंबर का पूछ देता है और कभी कभार 2 नंबर का पूछता है। अगर 5 नंबर का पूछ देगा तो मजा मजा है, क्योंकि बहुत आसानी से हम लिख देंगे। क्वेश्चन हमारा है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखें। तो साबुन और अपमार्जक में हम आपको 4 को अंतर बताएंगे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में पूछता है ना तो ये पूरा लिख देना। अगर लघुत्तरीय में पूछता है तो इसमें से 2 को लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा एकदम आराम से। अगर आपका मन होगा कि पूरा हमको याद है और टाइम भी है तो पूरा लिख देना और भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। मन 1% नंबर कटने की वहां पर संभावना नहीं रहेगा। तो इधर हम लोग साबुन लिख देंगे, इधर अपमार्जक लिख देंगे। जब भी आप लोग कॉपी में लिखिएगा ना, जब भी देखो आपका कॉपी मिलेगा ना परीक्षा में लिखने वाला इस टाइप का मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मतलब वर्टिकली नहीं मिलता है, हॉरिजॉन्टली मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बीच में से एक लकीर खींच देंगे, इधर साबुन तो इधर अपमार्जक। मेरा कहने का मतलब है हम इधर ऐसे एक लकीर खींच देंगे बीच में से और उस पार हम क्या कर, इस पार साबुन और इस पर अपमार्जक ले लेंगे। तो इधर पहला में लिखेंगे यह जल में कम घुलनशील है और इधर पहले लिखेंगे यह जल में अधिक घुलनशील है। यानी कि जो साबुन होता है वो जल में कम घुलता है। अब साबुन को रख दो, 1 घंटा बाद भी देखोगे ना तो जल्दी घुला हुआ नहीं दिखेगा आपको, है ना। और अपमार्जक यानी कि जो सरफ वरफ होता है, शैम्पू वम्पू, उसमें आप लोग क्या करो, पानी, उसको पानी में डाल दो, तुरंत गल जाएगा, पूरा गल जाता है ना। तो वही है, यह जल में कम घुलनशील है, वह जल में अधिक घुलनशील है। इसमें सफाई की क्षमता कम होती है, इसमें सफाई की क्षमता ज्यादा होती है। यानी कि साबुन से कपड़ा जल्दी साफ नहीं होता है, लेकिन अगर हम सरफ से रगड़ते हैं ना कपड़ा तो बहुत जल्दी साफ हो जाता है। और इसका तीसरा है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये क्या है, तो क्षारीय है, इसको क्षारीय पढ़ना है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। और इसका जलीय विलयन क्या होता है, तो इसका जलीय जो घोल होता है, जलीय यानी कि जो जलीय घोल को चाहे विलयन को, है ना, तो इसका जलीय घोल क्षारीय होता है और इसका जलीय घोल क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन। और आप एक और लिख सकते हो जो कि अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और यह प्रदूषण कम फैलाता है और यह प्रदूषण ज्यादा फैलाता है। जो साबुन होता है ना वो जल में कम घुलता है, इसलिए वो प्रदूषण ज्यादा नहीं फैलाता है। लेकिन जो अपमार्जक होता है ना, शैम्पू हो गया, चाहे सर्फ एक्सेल हो गया, सर्फ हो गया, ये सब ना जल में जल्दी घुल जाता है और गाज ज्यादा बनाता है, जिसके चलते ये प्रदूषण ज्यादा फैलाता है। ठीक है, और आप इसमें ये भी लिख सकते हो इसका पीएच मान, इसका पीएच जो मान होता है ना, जो इसका पीएच मान होता है वो कितना होगा, तो क्षारीय है तो इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा इसका पीएच मान। एक और लिख सकते हो आप लोग, तो 5 को आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पर एक और क्या लिख सकते हो, इधर लिख देते हैं 5वां नंबर, इधर भी 5वां नंबर में एक लिख देते हैं। आप लिख सकते हो इसका जो पीएच मान होता है ना, इसका जो पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान केवल 7 होता है, क्योंकि उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। तो ये भी लिख सकते हो, जितना आप याद कर सकते हो, क्योंकि आसान आसान वर्ड है, अब बहुत आसानी से याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। आपको क्या करना है, भौतिक, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का नहीं पूछेगा। फिजिक्स में 2 क्वेश्चन पूछता है, एगो 5 नंबर का, एगो 2 नंबर का।
जैसे कि अगर पूछेगा भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताए तो 2 नंबर का। लेकिन अगर वही पूछ दिया रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखे तो समझिए वो 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय वो प्रश्न पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इधर हम लिख देंगे धातु और इधर लिख देंगे अधातु, इसको 2 भागों में बांट देंगे। इधर लिखेंगे धातुएं चमकदार होती है और अधातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट जो होता है ना वो दोस्तों चमकदार होते हैं लेकिन वो अपवाद में चला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एक आलू के बोरे में 1-2 आलू सड़ा हुआ रहता है, पूरा नहीं सड़ा हुआ होता है, तो उसको अपवाद में डाल देते हैं, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों सभी धातुएं चमकदार होती है और सभी अधातुएं चमकदार नहीं होती है, लेकिन इसमें से आयोडीन और ग्रेफाइट जो है वो हमारा अधातु होते हुए भी चमकदार होते हैं। ठीक है, ये अपवाद में आते हैं। और धातुएं ठोस होती है और अधातुएं ठोस और गैस दोनों होती है। ये केवल ठोस होती है और ये ठोस और गैस दोनों होती है। धातुएं आघातवर्ध्य तथा और तन्य होती है और अधातुएं आघातवर्ध्य और तन्य नहीं होती है। मतलब जो धातु होता है ना वो आघातवर्ध्य और तन्य होता है। जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, ये आघातवर्ध्य तथा तन्य होता है। आप लोहा को पीट कर बहुत बड़ा बना सकते हो, सोना चांदी को पीट कर गर्म करके पीट कर बहुत बड़ा बना सकते हो। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि आघातवर्ध्य तथा तन्य होती है, जबकि ये नहीं होती है। और देखिए धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है, कुचालक होती है। बाकी दोनों अपवाद में आता है सुचालक होगा, है ना। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, क्यों, क्योंकि ये अपवाद में आता है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको बहुत अच्छे से सजा कर लिख देना। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दें, बायोगैस किसे कहते हैं। बायोगैस ये ऑब्जेक्टिव में इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो बायोगैस किसे कहते हैं, यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। मतलब ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब होता है वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है और उसकी न उपस्थिति में ये उत्पन्न होती है, उसकी विघटन से, उसके जो सामग्री होता है उसी के विघटन से उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो, यह गैस का वह मिश्रण होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ऑब्सेंट में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। इसका मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है, जो ज्वलनशील है, जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। इसका बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है, तो मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ये हाइड्रोकार्बन का जो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन श्रेणी का ये पहला सदस्य है। ठीक है, ये भी याद रखना, इसलिए इसको सरलतम हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अगर कोई पूछेगा सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है तो आप लोग बता दीजिएगा मीथेन यानी कि CH4। ठीक है, तो याद रखना है ये जो क्या होता है ना, ज्वलनशील है और जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। यह दोस्तों क्या है, तो यह नवीकरणीय स्रोत है। क्या है, ये नवीकरणीय स्रोत है ना। ये क्या होता है, नवीकरणीय स्रोत होता है। नवीकरणीय स्रोत यानी कि कभी न खत्म होने वाला आपका स्रोत है ना। बायोगैस ये नवीकरणीय, बायोगैस नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है जी, ये अनवीकरणीय होना चाहिए ना बायोगैस में। ये दोस्तों अनवीकरणीय होगा, शायद हमको लगता है ना यहाँ पर गलती से नवीकरणीय लिखा गया है। ठीक है ना, ये अनवीकरणीय होगा। ठीक है, अनवीकरणीय होगा। बायोगैस है ना, ये आपका अनवीकरणीय होगा। ठीक है, क्योंकि इसको ना परमानेंट नहीं ना रख सकते हैं, एक बार जला लेने के बाद इसको ये खत्म हो जाता है, दोबारा इसको उपयोग नहीं ला सकते हैं ना, इसलिए। ठीक है ना, गलती से लिखा गया नवीकरणीय। ठीक है, अब देखिए बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया और उसके बाद से क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। इनमें से 65% मीथेन होती है, इसलिए ना बायोगैस का जो मुख्य घटक बोला जाता है वो मीथेन को बोला जाता है। यही कारण है कि बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्वसन क्या है। ये एक बायोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन क्या है, तो याद कर लीजिएगा, श्वसन जो है ना वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया में
जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, श्वसन कहलाते हैं। श्वसन एक औपचायक क्रिया है। श्वसन क्या है? एक औपचायक क्रिया है। जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज को संक उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल का प्राप्ति होता है, और साथ में दोस्तों ऊर्जा भी उत्पन्न होती है 2830 किलो जूल। ठीक है, और ये जो श्वसन होता है तो श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है ऑक्सी श्वसन। दोस्तों ऑक्सी श्वसन को हम एक और श्वसन के नाम से जानते हैं। ऑक्सी श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखवा देंगे, श्वसन की वे अभिक्रियाएं जिसके लिए है ना, जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, ऑक्सी श्वसन कहलाती है। मतलब कि श्वसन की वे अभिक्रिया है जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, वही हमारा ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन को हम वायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। इसमें टोटल 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। इसमें टोटल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। और दूसरा है अनाक्सी श्वसन। श्वसन की वे अभिक्रियाएं जिनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यक नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो अनाक्सी श्वसन कहलाती है। और अनाक्सी श्वसन को हम लोग अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। इसमें केवल 8 एटीपी बनते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं वायवीय, और इसका नाम देते हैं अवायवीय। बस अ लिख दो, वायवीय, अवायवीय इसका हो जाएगा। ठीक है, अवायवीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। खनिज और अयस्क में अंतर, तो इसको भी दो पार्ट में आप लोग कर लीजिएगा, एक खनिज तो दूसरा अयस्क हो जाएगा। इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो खनिज होता है ना, उसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अयस्क को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती पढ़ दिया। आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। देखिए, खनिज क्या होता है ना, इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। खनिज जो होता है ना, इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि अयस्क को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्यादा खर्च में प्राप्त होता है, यह कम खर्च में प्राप्त होता है। इसमें अशुद्धियां होती है, इसमें अशुद्धियां नहीं होती है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं और सभी अयस्क खनिज होते हैं। बहुत ही सिंपल वाक्यों में मैं आपको खनिज और अयस्क में अंतर बता दिए, आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो पहले लिखेंगे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य के लिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता 4D होता है। डी का मतलब होता है डायोप्टर, यानी कि सामान्य नेत्र के लिए जो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर होती है, यानी कि 4 डायोप्टर है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? मतलब कि दोस्तों कहने का मतलब है कि हम जब वाहन चलाते हैं, बाइक हुई, गाड़ी हो रही, तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग हम क्यों करते हैं? पश्य दृश्य का मतलब होता है जब हम साइड लेते हैं कि हमको उस साइड मुड़ना है, तो उस साइड मुड़ने से पहले हम पीछे देखेंगे, कुछ गाड़ी उड़ी आ तो नहीं रही है, तो पीछे देखने के बजाय हम शीशा में देखेंगे, जो इस तरफ का दाहिना तरफ शीशा रहता है उसमें देखते हैं। तो आखिर में उस शीशा में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, और क्यों होता है दोस्तों? तो आइए हम आपको बताते हैं। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख लेता है और गाड़ी स्पष्ट रूप से चला लेता है। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। कहने का मतलब है, एक मोटरसाइकिल के जो राइट हैंड साइड का आईना होता है, उस छोटे से आईने में हम बड़े बड़े ट्रक को, बड़े बड़े गाड़ी को एकदम आसानी से देख लेते हैं उस छोटे से आईने में। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है
और प्रतिबिंब काफी छोटा बनता है। बड़े बड़े ट्रक का प्रतिबिंब छोटा छोटा बन जाता है जो आसानी से दिख जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके हिसाब से हम रोड क्रॉस कर लेते हैं या फिर जिधर भी जाना होगा आसानी से हम मुड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समापन योग्य मानते हैं। तो इसको उत्तर लिखेंगे, कोयला और पेट्रोलियम ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनके समापन योग्य माना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 200 वर्ष तक यह पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे, जबकि इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मतलब कि वैज्ञानिकों का कहना है कि जो कोयला और पेट्रोलियम है इसको हम समापन योग्य मानते हैं और लगभग 200 वर्ष के बाद हमारा पृथ्वी से ना ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अच्छे तरीके से, और जबकि इसके निर्माण में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इसे आप समापन योग्य मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल और जैविक पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही होता है स्वपोषी पोषण। एग्जाम्पल में दोस्तों हम ले लेते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे दोस्तों वातावरण में प्रकृति में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश के थ्रू अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि पेड़ हो गया, पेड़ दोस्तों जड़ के द्वारा मिट्टी से जल प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, फिर सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है, तब जाकर ये अपना भोजन ग्रहण कर आगे बढ़ता है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है। हम उसको बताने से पहले हम आपको एक और चीज बताएंगे। पहले 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत विभवांतर से विद्युत विभवांतर क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। तो याद रखना दोस्तों, विभवांतर 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 बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर क्या होता है? तो आपको याद रखना है आर बराबर भी बटे आई होता है। एक फॉर्मूला होता है आर बराबर भी बटे आई। तो आप लिखिएगा विभवांतर बराबर क्या होता है? तो विभवांतर आर बराबर भी बटे आई, तो विभवांतर बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा प्रतिरोध 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 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा? प्रतिरोध गुणे हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा आपका विद्युत धारा। अब देखिए विभवांतर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो V से सूचित करते हैं, प्रतिरोध को R से, और उसके बाद से विद्युत धारा को I से। तो क्या हो जाएगा? V बराबर I इंटू R हो जाएगा। इसको आपको याद रख लेना है। अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होता है और आप ये वाला याद करके रखे हैं, तभी आप कह सकते हैं कि विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, और विद्युत धारा विभवांतर बराबर इतना लिख दीजिएगा, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिएगा, अगर आप लोग हमारे साथ स्टडी प्लस ऐप पर पढ़ना चाहते हो, आपको पता है ना मैथ का जो जलवा है हमारा, वो पूरे भारत में जलवा चल रहा है आजकल। आपको पता है ना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पूरे भारत के जो एजुकेशनल फील्ड है उसमें टॉप रैंक पर चल रहा है। अभी सुबह में मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉलोअर्स था 119 के, मतलब कि 1,19,000 था, लेकिन अब दोस्तों दिन भर में ये दोस्तों 250 क्रॉस कर गया है, यानी कि 2,50,000 क्रॉस कर गया है। ये सब आप लोगों का प्यार है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि ये बंदे में कुछ क्वालिटी है, मैथ गजब का बताता है, वाकई में इसके अंदर कुछ क्वालिटी है, तो इसलिए सब कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर हमारे बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो ये बहुत कम फी का बैच है। अभी तक इतना कम प्राइस का बैच तुमने आज तक नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन आज हकीकत तुम देख रहे हो और सुन भी रहे हो। ये हमारा बैच का जो प्राइस है मात्र 199 रुपये है, और 199 रुपये में जब तक आपका फरवरी में परीक्षा खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक आपको इस ऐप से आपको पढ़ाते रहेंगे 199 रुपये में। एगो दूगो सब्जेक्ट नहीं, जौन भी आपका मैट्रिक में सब्जेक्ट है तवन हम पढ़ाते रहेंगे। आप लोग ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, है ना। इसमें हम देख लो क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन बैंक, पैनल पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी सोल्यूशन सब मिल रहा है।
और स्पेशल में क्या मिलेगा, तो देख लीजिए महाकाल सीरीज, महासंग्राम सीरीज। ये महाकाल सीरीज हमारा मैथ में 100 में 100 लाने में मदद करता है, पहले बता देते हैं, जो कि इस बार ऑलरेडी एक लड़का कारनामा कर चुका है। अंतिम युद्ध सीरीज, 1 शॉर्ट सीरीज, 750 प्लस ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाइएगा, स्टडी प्लस सर्च करिएगा। तो जैसे आप स्टडी प्लस सर्च करेंगे ना, तो हमारा दोस्तों यहाँ पर ऐप आ जाएगा। अब इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करोगे तो सेकंड स्टेप में आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड मांगेगा, जबकि ये आपको नहीं डालना है। आपको नीचे न्यू यूजर पर क्लिक करना है। जैसे न्यू यूजर पर क्लिक करिएगा, थर्ड स्टेप ऐसे आएगा। अब यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, सिटी, पासवर्ड लिख देना, फिर रजिस्टर कर लेना, तो हमारा ये ऐप ओपन हो जाएगा। अब आपको अगर बाय करना होगा तो इसमें आप लोग बाय कर सकते हैं, है ना, इसमें आप लोग बाय कर सकते हैं। मात्र ये कितना का है, 199 रुपये का ये बैच है, मात्र 199 रुपये का। अब देखो बाय करने का पे फोन, यूपीआई है ना, सब कुछ ऑप्शन है, कार्ड भी है, नेट बैंकिंग, वॉलेट है, हर चीज़ का ऑप्शन है। यहाँ पर हम स्कैनर भी लगा दिए हैं, अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत है ना, तो हम स्कैनर भी लगा दिए हैं ऑलरेडी, है ना, इसमें हम स्कैनर भी लगा दिए हैं। आप स्कैनर से भी डायरेक्ट पेमेंट कर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है या फिर बैच नहीं ज्वाइन होता है, कुछ भी दिक्कत होता है ना, तो ये हमारा आप लोग मोबाइल नंबर ले लीजिए, ये हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिए। इस नंबर पर आप बेफिक्र होकर हमारे पास कॉल कर हमसे बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होगा हम आपके लिए, हम खड़े रहेंगे आपके साथ, कोनो भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अभी 1-2 दिन के अंदर 100% लड़ाकू प्रश्न मेरा लंच होने वाला है। जो बैच ज्वाइन किया उसको फ्री में मिलेगा, शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।